गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्विकली ज्वाइन करो सेशन। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट है? लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसमें कोई डाउट है किसी को? ओके। एक बार ऑडियो वीडियो विजिबल क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। ऑडियो और वीडियो क्लियर है दोनों? ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है। लास्ट क्लास में हम आपको कुछ हाइब्रिडाइजेशन लास्ट में बता के गए थे, ठीक है? तो आज उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अभी डील करेंगे स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में, और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जिसके लिए हम लोग कल से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा एक एक क्वेश्चन है। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ हाँ, गए। 10 मिनट। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बोलो। ठीक है। हम्म। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। तो एक यहां बना है तो ऑटोमेटिकली बाकी के 3 हैं, है ना? जैसे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, CH3 नहीं लिख सकते? यहाँ पे C है, H है, H है, H है, C है, H है, H है, H है। कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अल्केन। क्या है ये? अल्केन है ना? यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब C डबल बॉन्ड C की एग्जांपल करो तो यहाँ C डबल बॉन्ड C है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितने बना लिया? 2। तो कितना बचा? 2। तो हम यहाँ पे H कर सकते हैं, H। सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स का स्टडी कर रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे कितने बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? 2 बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई। मैंने आपको बताया था कि पहला बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बनता है वो प्रेफरेबली हमेशा सिग्मा बनता है, और उसके बाद जितने बनेंगे वो सारे पाई होंगे, है ना? ये बातें मैंने आपको बताई थी कि लगभग 99% वो मॉलिक्यूल्स इस चीज को फॉलो करते हैं कि पहला बॉन्ड जो इनके बीच में बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? सिग्मा बनेगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम इसको, आप क्या बोलते हो? ये क्या है? अल्कीन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे तो अल्केन। और अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C है। इन दोनों कार्बन ने कितने बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं? 3। तो कितने बचे? तो एक हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो हम इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन। इसका मतलब यहाँ कंपैरिजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि तुम हमको इसमें से एक कार्बन, इसमें से एक कार्बन और इसमें से किसी भी एक कार्बन, क्योंकि दोनों कार्बन तो सेम ही है, एक ही जैसा चीज दोनों कार्बन के पास है, तो इन तीनों में से एक एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, वो लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये मैंने एज अ पॉइंट बताया था, जब समय आएगा तो हम आपको उस चीज को बहुत अच्छे से सिखाएंगे, कोई दिक्कत? तो यहां पर बताओ कि इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? अल्केन में कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 4 बनाए हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। मतलब अल्केन्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अल्केन्स के जो कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3।
ये क्लियर है क्या? तो आपके पास अल्केन का जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड हो गया? sp3। यहां पर आपके पास अल्कीन है, अल्कीन का ये कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पे। बताइए अल्कीन का कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? यहाँ पे देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, और इन दोनों में तो एक ही सिग्मा है ना, क्योंकि एक दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है। तो कितना हो गया ये? 3। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp2। किसी को कोई दिक्कत? मतलब अल्कीन में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2। और अगर हम यहाँ पर अल्काइन की बात करें, ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कितने सिग्मा है? एक सिग्मा और एक सिग्मा, क्योंकि इसमें कितने, दो पाई बॉन्ड भी हैं, तो ये दो हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp। इसका मतलब आज के बाद एक सबसे बेसिक क्वेश्चन तो रेडी हो गया कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में अगर आपसे कभी भी कंपैरिजन पूछे तो आप बोल सकते हो कि अल्केन में जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्कीन में जो कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अल्काइन में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अरे बोलो यार, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब आने वाले हैं अभी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बाबू, पूरे केमिस्ट्री में लगने वाले हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो हम निकालना चाहते हैं sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर, sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर, और sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे हम sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर निकालें तो हम क्या बोलेंगे, बोलो? कैसे परसेंटेज निकालते हैं? यहाँ पर s कितना है, p कितना है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4। उसमें s कितना है? 1। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 1/टोटल इंटू 100। तो यहाँ कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर आया? 25%। किसी को कोई दिक्कत? परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो चीज डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100। तो आपको परसेंटेज किसका निकालना है? एस का। तो कितने एस ऑर्बिटल हैं? 1। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4। एक एस का और 3 पी का, तो 1/4 इंटू 100। तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25%। हाइब्रिडाइजेशन में बाबू क्या है ना, देखो आपको डाउट है तो हम बता देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रहे हैं। आपको किसी भी हाइब्रिडाइजेशन, पहले मैंने आपको बताया था किस एटम का निकलता है, हमेशा किस एटम का निकलता है? सेंट्रल एटम का, है ना। तो जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, आप जाकर देखिए कि वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और उसके पास कितने लोन पेयर हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 1, 2, 3, 4। दो एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा। तो इन दो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब वो सिग्मा होगा। तो यानी इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और वो 4 बॉन्ड बना ही रहा है, तो उसके पास कोई लोन पेयर होगा क्या? नहीं। तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। और मैंने आपको बताया था कि 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3। कल मैंने टेबल बनाया था, उसमें मैंने ये लिखा है, ठीक है। अभी तो आएगा, बहुत बार आएगा, आप प्रैक्टिस इतना कर लोगे कि सीख जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, अगर आपके पास sp2 है तो इसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आएगा? बोलो बोलो। यहाँ पे 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 33.33%। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो, एक एस है और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 3, 2 पी के और एक एस के, तो पर एस का परसेंटेज कितना आया? 33.3%। कोई दिक्कत? अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका कितना आएगा? 1/2 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा? 50% एस कैरेक्टर। अरे बोलो, अब बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें sp2 में और sp3 में, इसका 50% एस कैरेक्टर है, बोलो। इसका 33.3% एस कैरेक्टर है और इसका 25% एस कैरेक्टर है। मतलब यहां से यहां जाने में आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो
डिक्रीज कर रहा है। ये कितने लोग को चमका? यहां तक कितने लोग को क्लियर है? बोलो। ठीक है, इसका मतलब अल्केन में जो कार्बन है उसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25%। अल्कीन में जो कार्बन है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 33.3%। और जो अल्काइन में जो कार्बन है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50%। कोई दिक्कत? तो यानी आज के बाद आप परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना भी सीख गए कि कैसे निकालना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं ये परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना? परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल्स होते हैं या 4 सबसेल्स होते हैं, है ना? तो किस सबसेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं? अगर आपके पास एस पी डी एफ 4 सबसेल हैं, मान तो किस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन महसूस करेंगे? एस का, है ना? क्योंकि एस सबसेल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज भी होता है ना? एस सबसेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्या होता है? क्लोज। कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा मिलता है ना? अगर आपके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। और अट्रैक्शन के ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की पावर। अरे हाँ, जैसे आप यहाँ बोलते हो कि ए और बी में बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो अट्रैक्शन वाला ही प्रॉपर्टी है ना? जिसके कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने फुल डिटेल में कवर किया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आप नहीं होगा तो लास्ट लेक्चर जो पीरियोडिक टेबल का है वो पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही है, लास्ट 2 लेक्चर। ठीक है, इसलिए उनको बहुत अच्छे से देखना। ये कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब अब देखो कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रहा है कि ये तीनों कार्बन ही है। ये तीनों क्या है? कार्बन ही है। लेकिन अल्काइन का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू अल्कीन के कार्बन से, और अल्कीन का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू अल्केन के कार्बन से। क्यों? क्योंकि अल्काइन का कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे केमिस्ट्री में कभी भी कंपैरिजन अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होने लगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होने लगे, तो वो फैक्टर जिसको देखकर आपको आंसर देना है वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर। और परसेंटेज एस कैरेक्टर के आ जाने के कारण अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है ना? इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अल्काइन का जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू अल्कीन के कार्बन से, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू अल्केन के कार्बन से। बोलो क्लियर है क्या? तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का। और यही ऑर्डर किसका भी था? परसेंटेज एस कैरेक्टर का भी, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई दिक्कत है ना? अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां हम सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखें, सी डबल बॉन्ड सी लिखें और सी सिंगल बॉन्ड सी लिखें। हम एच एच नहीं लिख रहे, वो अंडरस्टूड है। हम यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं लिख रहे, वो अंडरस्टूड है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले का परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50%। इस वाले का परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 33.3%। और इस वाले का परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा 25%। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयर हुए हैं, ये वाला जो एटम है उसको सबसे ज्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है। समझ रहे हो?
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि ये जो कार्बन है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर इसके साथ हम बात यार, मान लो इसके साथ हम यहाँ कोई एलिमेंट ए जोड़ दें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, क्योंकि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर सी और ए के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं उनको क्या करेगा ये, अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पर ए लिख दें ऐसे, तो यहाँ पे भी परसेंटेजेस कैरेक्टर है, तो ये भी क्या करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये कार्बन ए के इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि ऊपर वाला कार्बन, ऊपर वाला कार्बन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो बस एक लॉजिक अपने दिमाग में जीवन भर के लिए बैठा लीजिए कि परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपसे अगर हम पहले पूछते कि कार्ब बताओ, इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा या कम है, तो आप क्या बोलते, सर है तो सब कार्बन ही, है तो सब कार्बन ही, तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जिसके पास जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हम्म। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लग रहा होगा। हाँ, ये बात बोला जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, हमेशा बाबू याद रखना। कितने लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पे भी मान लो ये कार्बन अगर किसी ए के साथ बॉन्ड बनाता, ठीक है, तो ये कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन खींचता, इसके अट्रैक्शन को हम A1 बोल दें, इसके अट्रैक्शन को हम A2 बोल दें और इसके अट्रैक्शन को A3 बोल दें, तो बताओ अट्रैक्शन का क्या ऑर्डर आएगा। सबसे ज्यादा कौन आएगा, A1, फिर कौन आएगा A2 और फिर कौन आएगा A3। ये आपका किसका ऑर्डर है, अट्रैक्शन का ऑर्डर है। क्यों ऐसा आया, क्योंकि इस वाले कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या था, सबसे ज्यादा था, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद इसका था, उसके बाद इसका था। तो बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू। हम यहाँ लिख देते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। कितने लोग को चमका ये, अरे जल्दी बोलो, पक्का, ठीक है। आओ, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और कंपैरिजन करते हैं, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में। और ये कंपैरिजन होगा इस बार बॉन्ड लेंथ का। किसका कंपैरिजन होगा, बॉन्ड लेंथ का। आप पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़े हैं तो मैंने आपको पहले रेडियस में, जब हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बॉन्ड लेंथ बताया था कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। नहीं भी पता है तो हम एक बार फिर से बता देते हैं। बॉन्ड लेंथ आप बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो एटम्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि मॉलिक्यूल अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बोलो। तो मान लेते हैं कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होता था। तो यहाँ पर आपके पास दो न्यूक्लियसेस हैं, इन दोनों न्यूक्लियसेस का क्या बताओ, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता था, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते थे, बॉन्ड लेंथ बोलते थे। तो बेसिकली बॉन्ड लेंथ जो है वो दो एटम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोलते हैं, है ना। जैसे दो एटम है, ये इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, तो इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, बॉन्ड लेंथ बोला जाएगा। ये मैंने फुल डिटेल कवर किया है पीरियोडिक टेबल में, अगर आपको दिक्कत है तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़िए। सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करता है, और अगर उसका कंपाउंड बना तो वो बहुत स्ट्रेंथ वाला होगा। बाबू आप विश्वास कुमार, आप पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर नहीं देखे। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ठीक है। तो अब आपको बताना है कि अगर मान लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना, तो किस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा और किस में बॉन्ड लेंथ कम होगा? थोड़ा बताओ, सोचो, कॉमन सेंस से सोचो। बिल्कुल सही। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा ये दो हाथ दो एटम है, ये मेरा दो हाथ जो है वो दो एटम है, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड बनाना है, तो मान लो पहला बॉन्ड ऐसा बना, सिग्मा बनता है। देखो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना। उसके बाद देखो ये नजदीक आ गए तो ये पाई बॉन्ड बना, देखो लैटरल ओवरलैपिंग। और फिर ये साइड साइड से ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? तीसरा बॉन्ड बन रहा है। तो जैसे जैसे बॉन्ड्स की नंबर बढ़ते जाती है, दो एटम्स क्या होते जाते हैं? नजदीक आते जाते हैं। और जितना नजदीक ये दो एटम्स आते चले जाएंगे, आपको नहीं लगता कि इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, है ना। और जितना ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम होता जाएगा, उतना इनका बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाएगा, और बॉन्ड लेंथ छोटे होने से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इतने बड़े डंडे को तोड़ना आसान है या इतने छोटे डंडे को? बड़े वाले चीज को ब्रेक करना आसान होता है, तो जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है उसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जिनका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और उनको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो वो चीज तो इससे रिलेटेड है, लेकिन कितने लोगों को समझ में आ गया? है ना। जैसे जैसे बॉन्ड्स का जो नंबर है इंक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे आपके जो एटम्स हैं वो क्या होते जाएंगे, बोलो? क्लोज आते जाएंगे। और एटम्स अगर क्लोज आते जाएंगे तो बाबू जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, है ना। देखो हम फिर से बता रहे हैं, ये एक एटम, ये एक एटम, पहला बॉन्ड बना, देखो अभी ये दोनों हाथ दूर है, ये हाथ और ये हाथ दूर है ना। ये हाथ यहाँ है, ये हाथ यहाँ है, ये दूर है। लेकिन जैसे ही दूसरा बॉन्ड बनेगा ये दोनों हाथ और नजदीक आ गए, और तीसरा बॉन्ड बनेगा तो ये हाथ और नजदीक आ गए। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करते जाते हैं दो एटम के बीच में, एटम्स जो है वो क्लोज आते जाते हैं। एटम जितना क्लोज आते जाएंगे, इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम। और जितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब अगर हमको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना हो, अरे बोलो ना, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? उसके बाद, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत? अच्छा, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखना तो। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो तो, देखो देखो देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये बात लिखे तो सही है या गलत है? ये बात लिखे तो सही है या गलत है? देखो, तुम बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका बोल रहे हो? सिंगल बॉन्ड का। और सिंगल बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है? सबसे कम, 25%। और जिसका बॉन्ड लेंथ तुम सबसे छोटा बोल रहे हो, उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब अगर सिंगल डबल ट्रिपल और बॉन्ड लेंथ कंपेयर हो गए, और सिंगल डबल ट्रिपल से आप परसेंटेज एस कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गए? निकल गए। तो आपने क्या क्या सीखा? परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होता है। सब चीजों का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आपको जो सिखाया जा रहा है उसको सीखने पे फोकस करिए। कितने लोग को चमक गया ये? है ना। इसका मतलब कंपैरिजन कभी भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होगा तो आप कौन सा फैक्टर देखेंगे? परसेंटेज एस कैरेक्टर। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा, और उसका बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा। ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बात सही है क्या? बोलो। बिल्कुल सही है। जिसका बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा, उसको ब्रेक करना क्या होगा? आसान। तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। अरे बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, बॉन्ड को कितना इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं। तो जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, जो छोटे बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे बोलो। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, विच फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड,
ठीक है, विच फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, आपको दे देगा ए बी, ए डबल बॉन्ड बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी। बोलो इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किनके बीच में बना है? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहां पर 3 बॉन्ड है, इसका मतलब इनका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, और बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है तो इनको ब्रेक करना सबसे मुश्किल है। अरे बॉन्ड लेंथ छोटा है ना, तो इनको ब्रेक करना क्या है? मुश्किल है, और मुश्किल है तो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। बोलो यार, इतनी सारी चीजें निकल कर आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, या परसेंटेज एस कैरेक्टर से। 2 पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होता है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाबू ये सारी बातें मैंने पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ाई है, प्लीज लेक्चर्स देखिए। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, सारी चीजें मैंने वहां पर आपको बेसिक फंडामेंटल में पढ़ाई है। ठीक है, अगर आप देखो पढ़ नहीं रहे बाबू तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, पढ़ाने वाले लोग तो आपको पढ़ा ही रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल। क्या क्या कंपेयर किए हम? पहले कंपेयर किए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर कंपेयर किए बॉन्ड लेंथ, और अब कंपेयर करेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बाबू अगर तुम बात करोगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के इंक्रीज करने से आपका बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बॉन्ड एंगल? बॉन्ड के बीच में बनने वाला एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर का मॉलिक्यूल कल बनाए थे ना? अरे बोलो, तो यहां पर कितने एंगल्स दिख रहे हैं आपको? 4। एक ये एंगल अल्फा बोल सकते हैं, एक ये एंगल बीटा बोल सकते हैं, इस एंगल को गामा बोल सकते हैं, और इस एंगल को डेल्टा बोल। अरे एंगल यार, ये एंगल नहीं है। तो ये जो एंगल्स यहां मैंने दिखाए हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल्स। अरे मैथ्स 5-6 के बच्चों को पूछे कि ये एंगल है तो वो बोलेंगे हाँ ये एंगल है। ठीक है, बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला है ना, बॉन्ड्स से एसोसिएटेड जो एंगल्स है या बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल बोलेंगे। तो अब आपको बॉन्ड एंगल्स का कंपैरिजन कराना है परसेंटेजेस कैरेक्टर से। तो मैंने क्या लिखा है? बोलो बोलो। परसेंटेज एस कैरेक्टर के इंक्रीज करने से बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज करेगा। कोई बता सकता है कैसे? इस बार हम तुमको रिजल्ट बता दिए, तुम हमको एक्सप्लेनेशन दो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ता है। आप लोग को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछो, नहीं तो कमेंट करो चमक गया तो। चमका ना? अरे चमक रहा है ना? जिंदगी तुम्हारी हम एकदम 100 वाट का बल्ब कर देंगे, बस मेरी बात को मानिए। 5 वाट का एलईडी मत बनिए, वेपर लाइट बनना है। कोई देखे तो बोले कि नहीं ये बंदा दूर से ही चमकता है। और चमकना कैसे है? अपने नॉलेज से, अपने सीखने से, अपने रैंक से। ज्यादा एस कैरेक्टर होगा तो कम अदर एटम से बॉन्ड बनेगा, लेस एटम को स्प्रेड कर। नहीं 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 नहीं, ये सब लोग कुछ भी बोलते हो। ध्यान से सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन क्या होता है? बोलो, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे। समझना, ठीक है। देखो, अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर है और हम 2 बॉन्ड बना रहे हैं, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो एक एटम ए है और इसने बी के साथ भी बॉन्ड बनाया है और सी के साथ भी बॉन्ड बनाया है, मान सकते हो ये बात टाइम बिंग के लिए। अच्छा, और हम बोले कि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा बी से भी, और ये ए और सी में से भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे बोलो ना,
अगर ए का परसेंटेज एस कैरेक्टर अच्छा खासा है, ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो हाँ या ना। और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ए और बी में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपने तरफ खींचेगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, देखो अगर हम इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगे, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं? मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मेरे पास नजदीक आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन चालू हो जाएगा कि नहीं? ऐसा सोचो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास पहुंच गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ए के पास पहुंच गए, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया, ज्यादा करेक्ट वर्ड डेंसिटी होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा नजदीक नजदीक आ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव नेगेटिव होते हैं ना, तो इनके बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट करने लगेगा कि रिपल्शन? रिपल्शन। इसका मतलब ये रिपेल करने लगेंगे, और रिपेल करने लगेंगे तो ये दूर दूर भागने लगेंगे, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। देखो हम इधर से भी खींच रहे थे, हम इधर से भी खींच रहे थे, तो देखो अब इलेक्ट्रॉन मेरे नजदीक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे ऐसे थे, दूर दूर थे, लेकिन मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर था तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स नजदीक नजदीक आ गए, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होने से ये नजदीक आएंगे या और दूर भागने की कोशिश करेंगे? दूर भागने की कोशिश करेंगे, और दूर भागने की कोशिश करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। याद रखना। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी के इंक्रीज करने से क्या होगा? रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा, और रिपल्शन के इंक्रीज करने से क्या होगा? आपका बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज करेगा। इसीलिए परसेंटेज जस्ट कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ा। हर एक चीज इतना इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन वाला है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चालू करेंगे तब आपको इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। कितने बच्चों को ये पूरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपने सीखा? पहला पॉइंट, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी थी, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से आपका जो बॉन्ड लेंथ था वो घटा था, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से आपका बॉन्ड एंगल जो था वो बढ़ा था। देख लो, है ना। और आप एक और रिलेशन पढ़ लिए थे कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमेशा याद रखना, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बड़ी वाली चीजों को तोड़ना आसान होता है, तो जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा वो बॉन्ड वीक होगा। अरे बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक होना। और जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो छोटी चीजों को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, तो वो बॉन्ड भी स्ट्रांग बनेगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। कितने लोगों को ये पूरी बातें यहां तक समझ में आ गई? अच्छे से कमेंट करो। ये कॉन्सेप्ट कितने लोग को क्लियर हो गया? हमेशा याद रखना, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ए के तरफ चले जाएंगे, ज्यादा ए के तरफ चले जाएंगे तो ए पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक नजदीक के आने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और रिपल्शन होगा, अगर ये अट्रैक्ट करते तो ये नजदीक आते तो बॉन्ड एंगल कम होता, देखो अगर ये अट्रैक्ट करते तो नजदीक आते तो बॉन्ड एंगल कम होता, लेकिन रिपेल करेंगे तो और दूर भागेंगे ना, तो बॉन्ड एंगल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला हम आप हालांकि आपको आगे सिखाएंगे। परसेंटेज एस कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है एस बाई एस माइनस वन इंटू 100, एस बाई एस माइनस वन इंटू 100। ठीक है, यहां से भी तुम इस फॉर्मूले से भी देखोगे कि अगर तुम एस की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, सॉरी परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं, बॉन्ड एंगल थीटा, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू एस बाई एस माइनस वन इंटू 100। अगर तुम यहाँ एस की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग आगे आने वाले समय में इसी चैप्टर में अच्छे से डिटेल में करेंगे। टाइम बीइंग के लिए बस आप इतना समझ जाइए कि ये चीज आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, है ना। तुमको अगर कभी लगे यहाँ पर एस को क्या पुट करना है, या परसेंट एस क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, एक मान लो हम बोले कि एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया? 50%। तो एस की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 0.5। अरे 50% कितना होता है? 50 डिवाइडेड बाई 100। नहीं,
तो यहाँ पे आप जब बॉन्ड एंगल निकालने की कोशिश करोगे थीटा, तो एस के जगह क्या पुट करोगे 0.5, और नीचे क्या पुट करोगे 0.5 माइनस 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, तो ये 0.5 डिवाइडेड बाई माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। कौन सा ऐसा एंगल होता है जिसके लिए कॉस की वैल्यू -1 होती है, 180 डिग्रीज, कितना होता है 180 डिग्रीज। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे न्यूमेरिकल टाइप के सवाल बना सकते हैं कि अगर आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर दिया है तो आप बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, या कल को आपको कभी बॉन्ड एंगल दे दे तो आप क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर। किसी को भी कोई दिक्कत? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब परसेंटेज दिया रहता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। अरे 25% इज वन, अरे 1/4 को 25% नहीं लिखते, 1/2 को 50% नहीं लिखते, वही तो लिखा है, 50% का मतलब 1/2 या 0.5। अरे बोलो ना, देखो हम तुमको एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लो। मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो sp2 है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है 33.33%, तो इसके लिए s की वैल्यू को हम लगभग 0.33 लिख सकते हैं, लगभग कितना लिख सकते हैं 0.33 लिख सकते हैं। तो आप जब कॉस थीटा में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 0.33 डिवाइडेड बाई 0.33 माइनस 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना बचेगा लगभग 0.67 नेगेटिव में, ठीक है ना। आप इसको लगभग करोगे तो ये लगभग -1/2 आएगा। अरे देखो ना 0.33 0.66 लगभग -0.5 आएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, जब थीटा 120 डिग्री होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 120 डिग्री। तो हम आपको बस इससे ये सिखाना चाह रहे हैं कि देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो बढ़ा, 50% था तो बॉन्ड एंगल कितना आया था 180, परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3% आ गया तो बॉन्ड एंगल कितना आ गया, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज किया तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर गया। तो ये हम आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा रहे हैं और ये हम आपको कॉन्सेप्चुअली भी बताए थे। मैथमेटिक्स भी बता रहा है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के कम होने से मेरा बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है कम, या परसेंटेज एस कैरेक्टर के बढ़ जाने से मेरा बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया बढ़ गया। अगर आप 33.3% से 50% कर दे रहे हैं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल भी आपका 120 से बढ़कर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बोलो ना यार, चमका क्या, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यानी मैथमेटिकली भी आप ये बात बोल सकते हैं, कहाँ लिखे हैं हम, परसेंटेज एस कैरेक्टर के इंक्रीज करने से आपका बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है सर, कॉस थीटा ही क्यों लेंगे बाबू, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है ना वो आपके सिलेबस या आपके लेवल पर नहीं है ना, यहाँ कॉस है, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, प्लीज समझने की कोशिश करिए। आप अभी किस क्लास में हैं, 11th 12th में, मतलब आप 10th पास करके अभी 11th 12th स्कूलिंग में, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आपको उतनी ही चीजें आपके सिलेबस में डाली जा सकती है जिनको आप समझ सके, है ना। जब भी कोई फॉर्मूला डिराइव होता है या जब भी कोई रिलेशन बनाया जाता है तो वो रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा होगा कि हम कैसा एक ऐसा फॉर्मूला बनाएं जो परसेंटेज एस कैरेक्टर को और बॉन्ड एंगल को रिलेट कर पा रहे हो। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में। मेरी बात समझने की कोशिश करना, रिसर्च कैसे होता है ना। मान लो कि अगर हम एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और हमको ये जिम्मेदारी दी गई कि जाइए आपको 1 साल का समय दिया गया और आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल में क्या, मतलब कैसे ये दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हम एक साइंटिस्ट हैं, हम एक जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, मान लो हम नासा में ही काम करते हैं या हम इसरो में ही काम करते हैं या कहीं पे भी हम एक साइंटिस्ट हैं, है ना। तो हमको बुलाया गया और बोला गया कि आपको 1 साल का समय दिया जाता है और इस 1 साल के समय में आप हम लोग को ये बताइए रिसर्च करके कि परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगे। मान गए ये बात?
ये टास्क मिला, ये हमको काम मिला, हम गए। हमको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल का स्टडी कर रहे थे, उसी तरीके से हम 50-100 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और उन सब का स्टडी करेंगे। और उन सब के स्टडी करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि क्या हो रहा है ना। जब हम 50 मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे तो हमको ये पता चला कि जब जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तब तक मेरा बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये हमको ऑब्जर्वेशन से पता चला, 10 मॉलिक्यूल 50 मॉलिक्यूल को स्टडी करने से पता चला, तो वो तो 100% सही होगा। ठीक है, अब मेरी जिम्मेदारी इतने पर खत्म नहीं होती। अगर हम एक साइंटिस्ट हैं तो हम बस ये जाके बोल दें कि नहीं मैंने 100 मॉलिक्यूल को देखा और 100 मॉलिक्यूल में हमको ये बात दिखा तो ये आंसर हो गया। नहीं, आप साइंटिस्ट किस बात के, आपका काम अब उसके बाद चालू होगा कि अगर आपने ये चीज देख लिया तो आप कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाइए या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बनाइए जो इस चीज को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके, है ना। तब साइंटिस्ट लोग ने लगातार 6 महीने 8 महीने 1 साल मेहनत किया होगा और तब जाके रिसर्च के बाद ये फॉर्मूला बनाया होगा, है ना। जैसे अगर हम एक साइंटिस्ट है तो हम 1 साल मेहनत करने के बाद ये फॉर्मूला देंगे, ताकि उस दिन के बाद से दुनिया में कभी भी किसी भी को बॉन्ड एंगल और परसेंटेज एस कैरेक्टर को रिलेट करना हो तो वो मेरे इस दिए गए फॉर्मूले का क्या कर सकता है, इस्तेमाल। ठीक है, तो सारी चीजें आपके सिलेबस में हो ये जरूरी नहीं है। फिजिक्स वगैरह में जो फॉर्मूलेज होते हैं वो जनरली हम लोग डिराइव कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वगैरह में जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर बेस होते हैं। ठीक है, और जिनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है उन पे आप फोकस मत करिए। बस आप इतने बात को जानने की कोशिश कीजिए कि ये फॉर्मूला जो है वो आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। आप इसको यूज करना सीखिए, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है आपका बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने लोग को चमका ये, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बाबू देखो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं अभी तक, इनको अच्छे से देखो। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पॉइंट समझ में आ गया था ना, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ए के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आने के बीच में उनके में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड एंगल्स नजदीक आने के बदले दूर जाने लगेंगे, है ना। ये दूर जाने लगेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। अच्छा, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखना सही है कि नहीं। मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेफर मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? जल्दी जल्दी कमेंट करो। मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेफर मोर एस कैरेक्टर, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? हेलो, बाबू ये स्टेटमेंट सही है या गलत? हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ट्रू है ये। क्यों? अरे यही तो आप पढ़ कर आए हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड। तो कंपैरिजन अगर ट्रिपल बॉन्ड में हो जाए, सिंगल बॉन्ड में हो जाए, डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर भी तो यही आता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑर्डर। तो जिसके पास जितना ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उनका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। यही चीज लिखा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेफर मोर एस कैरेक्टर। बोलो यार। यहाँ पर एक छोटा सा चीज हम ऐड करेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा वो ये आता है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और लोन पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर लगभग सेम होता है और फिर ज्यादा होता है। तो ये याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड और लोन
पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है। एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के परसेंटेज एस कैरेक्टर बराबर ही होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका सिंगल बॉन्ड। तो बाबू ये ऑर्डर भी आप याद रखेंगे, इसका भी यूज हम लोग अभी आगे आने वाले आधे घंटे बाद करने लगेंगे। तुम पता है, तुम कल से जितना मेहनत कर रहे हो ना, आगे आने वाला 4 क्लास तुम उतने मजे करोगे, गारंटी है ना। जिन स्ट्रक्चर्स को बनाने में बच्चों का पसीना छूट जाता है, वो रटते हैं एक तरीके से, है ना। क्या करते हैं, रटते हैं कि ये होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, बड़े बड़े टेबल याद करते हैं। तुमको एक अक्षर याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम स्ट्रक्चर देंगे और तुम सारी बातें उसके बता पाओगे, क्योंकि तुम कल से ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने पर फोकस कर रहे हो। कितने लोग को चमका ये, ठीक है क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर का और डबल बॉन्ड का जब कंपेयर किया गया, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में देखा गया, तो देखा गया कि इन दोनों का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड और लोन पेयर का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो लगभग सेम होता है। बाकी ट्रिपल का ज्यादा ही होगा और सिंगल का तो सबसे कम ही होगा। चमका क्या। ठीक है, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं ए और एफ है। दिस एफ इज फ्लोरीन। एफ क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की ये प्रॉपर्टी है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के टोटल अगर आप 118 एलिमेंट्स में कंपैरिजन देख ले, तो फ्लोरीन जो है वो उनमें से सबसे ज्यादा क्या है, ठीक है। क्या साउंड में प्रॉब्लम है, एक बार कमेंट करो, ठीक है। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपका कौन सा है, फ्लोरीन है। और ये फ्लोरीन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ए के साथ। तो फ्लोरीन क्या चाहेगा, अगर वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी दिली इच्छा क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और ए पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां पर ए फ्लोरीन जो है वो फिर बी के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। फिर फ्लोरीन जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी दिली इच्छा क्या होगी कि फिर वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच ले। लेकिन इस बार ये जो बी है, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज्यादा है। ठीक है, ऐसा समझो, फ्लोरीन का पहले ए के साथ मैच था। फ्लोरीन का पहले ए के साथ क्या था, मैच था। फ्लोरीन बहुत ताकतवर निकल गया क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपने तरफ। ठीक है, उसके बाद अगले मैच में फ्लोरीन का मुकाबला बी से हो रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप है ना। तो अगले मैच में फ्लोरीन का मुकाबला बी से हो गया, लेकिन बी जो है वो ए से ज्यादा पावरफुल है। क्यों, क्योंकि बी का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। या हम बस कहानी बना रहे हैं, लेकिन यहां पर जो बी है वो ए से ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है उसके पास। अब ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज, 5 मिनट। अब ये फ्लोरीन चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचे, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और बी भी चाहेगा कि मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो मेरी भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर के ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बी भी चाहेगा कि हम भी इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लें, तो लड़ाई होने लगेगा कि नहीं। तो फिर अल्टीमेटली खींच वो पाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया तो ये खींच लेगा, लेकिन अगर इसका परसेंटेज कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हो गया और ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो भी क्या होगा, तो ये खींच लेगा। तो अब तुम जाकर इस फ्लोरीन से पूछो, थोड़ा फ्लोरीन को खोपचे में ले जाओ यहाँ साइड में, और फ्लोरीन के पास ऐसे माइक ले जाओ और पूछो कि फ्लोरीन क्या महसूस कर रहे हो, ऊपर वाला अच्छा था कि नीचे वाला अच्छा था, है ना। तो फ्लोरीन बोलेगा क्या बताएं, बड़ा दुख बड़ी रास्ता है, सुनोगे क्या। तो बोले सुनाओ। तो फ्लोरीन बोलेगा कि देखो जब हम ऊपर वाले के साथ जुड़े थे ना तो बेचारा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा कम था, तो ये तो मेरे सामने मुंह बंद करके रहता था और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से हम खींच पाते थे। फिर मेरा मुकाबला हो गया बी के साथ और बी बड़ा दुष्ट निकला, है ना। हम जैसे ही बी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश किए तो बी लड़ाई झगड़ा करने लगा। बी बोला कि तुम कैसे खींच सकते हो, मेरा परसेंटेज कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो हम भी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, है ना। तो फिर पूछा कि तो कहना क्या चाहते हो, तो बोला कि भाई हमको ए के साथ ज्यादा मजा आया, बी के साथ ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि बी मेरे साथ लड़ बैठा, बी बोलता था कि हम खींचेंगे और हम बोलते थे कि हम खींचेंगे, है ना। और फ्लोरीन बड़ा शांति प्रिय आदमी है, उसको ज्यादा झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं आता। तो वो बोला कि भाई हमको तो ए ही पसंद है ना, हमको क्या पसंद है, ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट बहुत ज्यादा खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कभी ऐसे जगह जाकर नहीं जुड़ना चाहता जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन का ही एग्जांपल ले लो, फ्लोरीन बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन को ये चॉइस दिया जाए कि तुम 3-4 जगह में से कहीं पे भी जगह जाकर जुट सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो हम फ्लोरीन हैं और हमको ये खुली आजादी दी गई कि तुम 3-4 जगह हैं यहाँ पे कहीं पे भी जाके तुम जुट सकते हो, तो हम कैसा जगह प्रेफर करेंगे, जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, कम। क्योंकि जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा कम होगा वहां पर मेरा डोमिनेंस चलेगा, जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा वहां पर क्या होगा, मेरा डोमिनेंस चलेगा। नहीं चलेगा डोमिनेंस, क्योंकि सामने वो जिससे जुड़ा रहेगा उसके पास उतना परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं रहेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो फ्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने तरफ खींच लेगा, इजिली खींच लेगा, है ना। लेकिन अगर फ्लोरीन उस जगह जाकर जुट गया जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान पड़ेगा या मुश्किल, मुश्किल पड़ेगा। तो फ्लोरीन को या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वालों को मुश्किल चीजें पसंद नहीं आती, इसीलिए एक स्टेटमेंट पूरा क्लेम करता है कि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स प्रेफर लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। वी 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 आई, कितने लोग को चमका ये, ठीक है। हमेशा याद रखना फ्लोरीन का दो लोगों के साथ मैच हुआ, एक ए के साथ और एक बी के साथ, है ना। तो ए वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बी वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो फ्लोरीन किसको पसंद करेगा, ए को कि बी को, ए को पसंद करेगा, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका परसेंटेज कैरेक्टर कम है तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके रेस्पेक्ट पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकलेगा, तो फ्लोरीन इजिली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इजिली क्या कर लेगा, खींच लेगा। जबकि इस वाले केस में बी का परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है तो ये खुद भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे ही फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा तो बी हल्ला हंगामा करना चालू करेगा, बोलेगा हम भी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो तुम कैसे मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, है ना। तो फ्लोरीन को ये जगह पसंद नहीं आएगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ऐसे जगह जाकर जुटना चाहते हैं जहां पर परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो, कम हो। जहां परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा वहां पर उस एलिमेंट का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का डोमिनेंस चलेगा, है ना, और वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कितने लोग को चमका ये। तो दो बातें मैंने देखो इसी स्टेटमेंट में इसी बोर्ड पे लिखी हैं, यहाँ पे एक, multiple bonds and lone pair prefer more s character and more electronegative element prefers less s character, है ना। अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, है ना, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या लोन पेयर आ जाए तो ये सब क्या प्रेफर करते हैं, ज्यादा एस कैरेक्टर। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, लेस एस कैरेक्टर। कितने लोग को चमका ये, जल्दी बोलो।
अगर डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर लोन पेयर का एक एग्जांपल दे दीजिए एस कैरेक्टर रिलेटेड में। आएगा बाबू, तुम टेंशन मत लो ना, अभी एग्जांपल पर ही चलेंगे, डोंट वरी, बहुत एग्जांपल्स आएंगे। पक्का कोई दिक्कत नहीं? सारा कुछ क्लियर हो गया? तो आपने वो सारे हथियार इकट्ठा कर लिए जो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बस स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत? चलो। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्टेरिक नंबर 2 का। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, सॉरी sp, है ना। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आएगी, है ना, कंपाउंड का जो ज्योमेट्री होगा वो आपका लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा। और आपका जो आइडियल बॉन्ड एंगल होगा, लीनियर चीजों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। तो लीनियर चीजों में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। मैंने लिखा है आइडियल बॉन्ड एंगल, मतलब जितना आइडियली होना चाहिए। हो सकता है कभी 80 180 से कम भी हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कभी 180 से ज्यादा। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो सब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। बोलो यार, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं पहला, CO2। ठीक है, बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा और साइड एटम कौन बनेगा? कार्बन बनेगा सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन बनेगा साइड एटम। ठीक है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन भी एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो पहला कंडीशन तो दोनों के लिए सेम है। तो दूसरा कंडीशन क्या था? वो बनता है सेंट्रल एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? कार्बन की। मतलब कार्बन बनेगा सेंट्रल। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। और उसको कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों ऑक्सीजन के साथ 2 2 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? इजिली बना सकता है। तो यहां पर 1 2 3 4, तो ये हो गया। ठीक है, आज के बाद, क्योंकि अब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए, तो आज के बाद आप इस CO2 का मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर या स्ट्रेट ही बनाएंगे। लीनियर या स्ट्रेट ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आइए देखते हैं। बताओ इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो। हमेशा इसका देखा जाता है कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये? 1 और 1 2। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं, तो कितना हो गया? 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp, बिल्कुल सही। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? बाबू देखो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन पर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसकी ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी? लीनियर। इसीलिए CO2 मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होता है। CO2 मॉलिक्यूल, अब कोई बच्चा CO2 को ऐसे दिखा दे, सही है या गलत? गलत। CO2 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होगा, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगी? sp। और हाँ, 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 बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए तो हम पहले हेडिंग डालें। देखो, हम पहले ही हेडिंग डालें कि इस बोर्ड पे हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो सब कैसे पढ़ेंगे? बोलो, लीनियर चीजें पढ़ेंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को फिक्स कर देगा। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा बोलेगा कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर ही रहेगी। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो। ठीक है, बॉन्ड एंगल कोई पूछे?
बोलो। बॉन्ड एंगल कोई पूछे 180 डिग्री। देखो ना, यहाँ बॉन्ड एंगल ये कितना एंगल बन रहा है, बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल है 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री है। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो। अरे बोलो यार। चलो बहुत सुंदर। आइए NO2 प्लस, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये आदमी बोल रहा है कि कुत्ता बोल रहा है, कि कुत्ता आदमी जैसा बोल रहा है कि आदमी कुत्ता ऐसा बोल रहा है। NO2 प्लस, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। बताओ सेंट्रल एटम कौन, ऑक्सीजन, साइड एटम कौन। नाइट्रोजन भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो टेबल याद है ना, वो सारे वैल्यूज याद होने चाहिए। तो यानी सेंट्रल एटम कौन बनेगा, नाइट्रोजन, और साइड एटम कौन बनेगा, ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिखे। नाइट्रोजन के पास बाबू टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस, हमें अरे बॉन्ड कौन बनाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। उस पर एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने बचे, 4। और चार चार, और कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं, दोनों को दो दो दे सकते हैं कि नहीं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर एक प्लस, क्योंकि उसका चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कल ही पढ़ाया है, कॉपी पलट कर देखिए। तो नाइट्रोजन जब जब 4 बॉन्ड बनाएगा तब तब आपको उस पर एक क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिया, तो टोटल कितने बचे, 4। 4 में से उसने 2 इस ऑक्सीजन को दे दिया, 2 इस ऑक्सीजन को दे दिया, इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो पॉजिटिव चार्ज। कितने लोग को चमका ये, पक्का। चलो स्टेरिक नंबर बताओ, 2 प्लस 0, 2। हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री लीनियर। अच्छा, एक शेप भी होता है, ये भी लिखते हैं। चलो, शेप भी क्या है, लीनियर। देखो मैं एक बात, इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और इसको समझना भी है। ज्योमेट्री जो है वो हमेशा कौन डिसाइड करता है, हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री हमेशा कौन डिसाइड करता है, हाइब्रिडाइजेशन। और किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा है वो डिसाइड करेगा कि वो मॉलिक्यूल एक्चुअली दिख कैसा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। ज्योमेट्री और शेप हमेशा सेम होगा जब तक कोई लोन पेयर नहीं आए। इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ टाइम पिंग के लिए लिख देते हैं कि ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होते हैं जब नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। जैसे ही लोन पेयर आने लगेगा तो ज्योमेट्री अलग होने लगेगा और शेप अलग होने लगेगा। आने दो, समय समझ में आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी कोई पूछे NO2 का ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। NO2 दिखता कैसा है, लीनियर, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब तक लोन पेयर नहीं आएगा तब तक उसकी ज्योमेट्री और शेप हमेशा क्या रहती है, सेम। बॉन्ड एंगल कोई पूछे 180 डिग्री। बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। अरे बोलो ना। चलो, BeCl2 क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, हाँ बेरेलियम क्लोराइड। बेरेलियम क्लोराइड, बी बेरेलियम है और Cl क्या है, क्लोरीन, तो बेरेलियम क्लोराइड, BeCl2। ठीक है। सेंट्रल एटम कौन बनेगा, और क्लोरीन क्या बनेगा, साइड एटम। बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। 2। ग्रुप 2 का है ये, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। तो बेरिलियम का कौन क्या लिखोगे आप, 4 है ना। दिस इज 1s2 2s2, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 सही है। अच्छा, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है नॉर्मली, एक। मैक्सिमम 7 बना सकता है, लेकिन क्लोरीन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा। पक्का ना, एक बनाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्लोरीन को देखोगे तो 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना।
अरे बोलो ना। तो 3p5 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए फुलफिल होने के लिए? एक ही ना चाहिए? तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? एक। इतना भी नहीं समझ में आता है तो बचपन में 2 8 7 तो लिखते ही होगे। 2 8 7। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कितने नॉर्मली बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड। अब इससे ज्यादा क्या ही बताएं तुमको हम। ठीक है। तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन को एक एक दे सकता है? नहीं। ये Cl और ये Cl, तो ये हो गया आपका BeCl2। चलो हाइब्रिडाइजेशन बताओ। स्टेरिक नंबर एक सिग्मा दो, प्लस लोन पेयर है नहीं दो। हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री लीनियर। शेप 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 लीनियर, क्योंकि अभी तक कोई लोन पेयर नहीं आया। जब लोन पेयर आने लगेगा तभी आपका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? अलग अलग होगा। जब तक नहीं हो रहा है तब तक यही रहेगा। कोई अरे सॉरी, कोई दिक्कत? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। कितने लोग को यहां तक चमक गया, जल्दी बताओ। यहां तक कितने लोग को चमक गया? तुम लोग को क्लियर है? चलो बहुत सुंदर। तो तेज तो तुम लोग हो ही, या तेज नहीं हो? बोलो। पार्थ बहुत तेज है। सर स्ट्रक्चर्स के अलावा ये वैल्यूज को कहाँ पुट कर सकते हैं? बाबू आप पहले जो सीख रहे हैं वो सीखिए। विश्वास जी, सीखिए। पहले सीखने की कोशिश करिए, ठीक है? कोई दिक्कत है? चलो। देखो क्या होना, जनरली ये चीज होता है कि जब बच्चे कुछ कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ अलग लेवल का पढ़ते हैं, तो उनके मन में ये क्यूरियोसिटी रहता है कि ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी है ना। लेकिन आप बात समझिए कि कोई भी इंसान आपको एक एक करके ही कोई चीज पढ़ाया जा सकता है। तो आप अपने आप को समय दीजिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास करिए कि आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही चीजें सीखनी है। आप अपने आप को समय तो दीजिए। आपको अभी 10 दिन नहीं हुआ केमिस्ट्री पढ़े हुए, है ना। तो इसीलिए आप पहले 2 महीना 3 महीना 4 महीना पढ़िए, तो अब आपको लगेगा कि हम कितना कुछ सीख गए, है ना। और जब तुम पूरी केमिस्ट्री एक बार अच्छे से सीख जाओगे, जब तुम पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाओगे, तो तब तुमको उसका हर एक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, एटलीस्ट जो आपके लेवल पर है, जिससे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तब आपको लगेगा कि नहीं, जो हम पढ़े वो बहुत अच्छा पढ़े, सारी चीजें हमको आ गई, सारे कॉन्सेप्ट हमको आते हैं। ठीक है। अभी तो केमिकल बॉन्डिंग में भी आज तीसरा क्लास है, कम से कम 30 क्लास लगेंगे, तब जाके आप केमिकल बॉन्डिंग के सारे कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है। ऐसी थोड़ी बोल रहे कि ये चैप्टर केमिस्ट्री का बैकबोन है। कोई दिक्कत? चलो अगला, स्टेरिक नंबर 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो। sp2। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या होगी? इट विल बी ट्रायगोनल, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है। आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्रीज। ठीक है। सारी चीजें तो क्लियर है, बस ये नहीं क्लियर है कि ये कैसा है। लीनियर तो समझ में आता था, स्ट्रेट लाइन। देखो, ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायगोनल प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड्स दिखेंगे। सारे जो प्लेनर का मतलब क्या होता है? एक प्लेन में लाई करने वाली चीज है। तो यहां पर
यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनेंगे वो सारे बॉन्ड्स आपके एक ही प्लेन में बनेंगे, और अगर आप उन बॉन्ड्स के वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। क्या बनता हुआ दिखेगा? ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पहला कंपाउंड BCl3। BCl3, बताओ सेंट्रल एटम कौन, साइड एटम कौन? हाँ, ये बनेगा सेंट्रल एटम और क्लोरीन बनेगा साइड एटम, क्योंकि बोरॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब ध्यान से देखना, ये बोरॉन है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तीन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर वगैरह अच्छे से याद रखो। तो तीन इलेक्ट्रॉन है, और एक क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? एक। तो तीन इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बन जाएंगे? तीन। तीनों क्लोरीन को हम एक एक बॉन्ड से जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते? तो हम यहाँ पे, तो ये हो गया आपका क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। इस तरीके का जो ज्योमेट्री है इसको आप बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, प्लेनर इसीलिए बोला जाता है कि ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं वो एक ही प्लेन में हैं, कोई बॉन्ड प्लेन के बाहर या कोई बॉन्ड प्लेन के अंदर नहीं जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये पूरा बोर्ड एक प्लेन है, ये पूरा बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। तो प्लेन है तो ये तीनों बॉन्ड्स इसी प्लेन में है, प्लेन के अंदर और बाहर नहीं। आप थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म पढ़ा है ना आपने 10th में, तो कभी भी इस तरीके का कोई चीज रहता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द प्लेन। और इस चीज का तरीके का चीज रहता है तो क्या बोलते हैं? इनटू द प्लेन। तो ये इसमें चीजें प्लेन से बाहर आ रही हैं, प्लेन के अंदर जा रही हैं, तो यहाँ सारी चीजें प्लेन के अंदर या प्लेन में नहीं है। बोलो ना। अच्छा, ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि जब आप इनके इन वर्टिसेस को ऐसे ज्वाइन करेंगे ऐसा, तो आपको क्या ज्योमेट्री मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा। इसीलिए ज्योमेट्री का नाम रखा गया ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि आपको वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगल मिलेगा और सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में है। तो प्लेन में, एक ही प्लेन में है तो प्लेनर, और बॉन्ड्स सबको ज्वाइन करने पर ट्रायंगल मिल रहा है, इसलिए ट्रायंगुलर प्लेनर। चमका क्या? चलो तो बताओ स्टेरिक नंबर कितना है? हमेशा सेंट्रल एटम को देखना है, कितने सिग्मा बना रहा है ये? एक, दो, तीन। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ज्योमेट्री हम डायरेक्टली शॉर्ट में लिखेंगे TP। ठीक है, शेप, लोन पेयर आया है? नहीं, जब तक लोन पेयर नहीं आएगा तब तक ज्योमेट्री और शेप सेम ही रहेगा। आई बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री, है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे तुमको थोड़ा अलग से दिखा देते हैं। जैसे ये बोरॉन है, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल या ये बॉन्ड एंगल सब कितने
रुक जाओ, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे ना हम, जो हर बार लगाते हैं। नहीं, कटा नहीं है। थोड़ा दूर ब्लैक आएगा बीच में। 5 मिनट 10 मिनट। हम्म। अच्छा यार प्लीज, उसका कोई सेंस नहीं बनता। एक बार क्लियर है क्या, विजिबल है, साउंड ऑडियो क्लियर है सब, एक बार कमेंट करो। वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, कमेंट करो जल्दी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये। इससे ज्यादा लाइट मिली। तो पहला आपका हो गया BCl3, ठीक है। यहाँ इसमें कोई दिक्कत किसी को? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप कितने लोग को समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा ये बताओ, AlCl3, अच्छा इसका नाम क्या होगा? बोरॉन क्लोराइड। बोरॉन क्लोराइड। 3 क्लोरीन है तो आप इसको बोरॉन ट्राई क्लोराइड भी बोल सकते हैं। इसका नाम एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, नॉर्मल क्लोराइड ही बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? एल्यूमिनियम। और क्लोरीन कौन बनेगा? ये बनेगा साइड एटम, और ये बनेगा सेंट्रल एटम। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बनेगा। एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। इसी फैमिली का तो है, बोरॉन के नीचे ही एल्यूमिनियम आता है, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप, ठीक है। और 3 है, और कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 क्लोरीन जोड़ने हैं, तो तीनों को एक एक से जोड़ सकते हैं कि नहीं? तो सेम है, एक इधर एक इधर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, समझ रहे हो ना? जब आप इनके टिप्स को ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक, बोलो ना, ट्रायंगल। इसलिए इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर। बाबू याद रखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब जितने बॉन्ड्स हैं वो सब एक ही प्लेन में लाई करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेनर है। AlCl3 पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में लाई करेगा, उसका कोई भी बॉन्ड प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप AlCl3 को इस टेबल पे रख दोगे ना, तो सारे उसके जो बॉन्ड्स है, पूरा AlCl3 का मॉलिक्यूल इस टेबल पर आ जाएगा। कोई भी बॉन्ड इसका टेबल से ऊपर और कोई भी बॉन्ड इसका टेबल से नीचे नहीं जाएगा। बाकी तो सारी चीजें सेम है। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3+0 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर। शेप ट्राइंगुलर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल 120। कोई दिक्कत? चलो, CH3+ CH3+, बताओ। कार्बन बनेगा सेंट्रल एटम। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, 3 हो गया, एक निकल गया, तो 3 है। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? एक। तो हम 3 हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो सारा कुछ इसमें भी सेम ही रहेगा। अरे बोलो, जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी जाएंगी। कितने लोग को चमक गया ये? कोई दिक्कत? एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। आराम आराम से बाबू, तुमको जितना मेहनत करना था ना एटलीस्ट स्ट्रक्चर के लिए तुमने कर लिया, यकीन मानो। अब तुम्हारे मजा लूटने के दिन आ गए। भगवान कटना मत प्लीज। अरे बोलो, कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद इसी का थोड़ा H3
BO3, H3BO3, ठीक है। पता है इस कंपाउंड का नाम क्या है? इट इज बोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? बोरिक एसिड। H3BO3 को क्या बोलते हैं? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, उसी तरीके से ये H3BO3 है। ये क्या है? बोरिक एसिड। क्या है बोलो? बोरिक एसिड। तो अभी हम लोग इसके बारे में, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसके एसिड बिहेवियर को लेकर, लेकिन अभी हम लोग उस चीज पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसका क्या ड्रॉ करेंगे? स्ट्रक्चर। बताइए यहाँ कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन है, बोरॉन है, और क्या है? ऑक्सीजन। मानते हो? तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? हाइड्रोजन तो बनेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। बोरॉन और ऑक्सीजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोरॉन। तो बोरॉन बनेगा सेंट्रल एटम। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक, तीन। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन। और उसको जोड़ना क्या क्या है? तीन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तीन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। बाबू देखो, हम तुमको ना एक बहुत अच्छा सा चीज बताते हैं जो तुमको पूरे केमिस्ट्री में एज अ बेस काम करेगा। बेस मतलब बेसिक वाला बेस। ठीक है। ये है क्या? एसिड। जब कभी भी आप कोई एसिड बोलते हैं तो एसिड में जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 99.99% टाइम्स ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा? ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। इसी देखो, आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि सर हम इन तीन इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन को जोड़ें कि ऑक्सीजन को जोड़ें, है ना? क्योंकि हमको तीन ऑक्सीजन भी जोड़ना है, तीन हाइड्रोजन भी जोड़ना है ना? ठीक है। तो ये आपका क्या है? बोरिक एसिड है। ठीक है। तो याद रखना, जब भी एसिड अगर आपके पास आ जाए तो यहाँ हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होगा? बोलो।
ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब आपको बोरॉन को कि हाइड्रोजन को बोरॉन से कनेक्ट करना है कि नहीं करना? नहीं करना। तो 3 ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे बताओ? पहले ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो एक तो ऑलरेडी वो बोरॉन के साथ बना लिया, तो एक किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ऐसा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OH, OH और OH। दिस इज योर H3BO3। ठीक है, एक बार कमेंट कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार बाबू कमेंट कर दो, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? जो रिस्क नहीं लिया वो क्या किया? H3BO3। ठीक है, ये कितने लोग को चमका? पक्का बोलो, क्लियर है ना? तो हमेशा याद रखना, कभी भी तुम किसी एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे और उसमें तुमको ऑक्सीजन दिख रहा है ना? आप किसी एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आप हमेशा ये कोशिश करना कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड हो? ऑक्सीजन से। बाकी तो बाबू चीजें आएंगे आगे, अभी तो आप पूरे चैप्टर में चीजें सीखेंगे, तो ऐसा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यानी बताओ, स्टेरिक नंबर कि बोरॉन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3 प्लस कोई लोन पेयर नहीं। हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप सेम TP। और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। 120 120 120। कोई दिक्कत है तो बोलो यार, नहीं ना? चलो, तेज तो तुम लोग हो ही। H, चलो पहले ये कर लो थोड़ा सिंपल वाला। SO3, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्योंकि एक SO2 भी होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। एक ये भी होता है, इसको आप बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर सल्फेट बोलते हैं SO4 2- को। ये होता है सल्फेट रेडिकल। मैंने ये सब भी सिखाना पड़ेगा आप लोग को। SO3 क्लियर है? बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? सल्फर। साइड एटम कौन बनेगा? अब बताओ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बैलेंस। इतना मार मारेंगे ना। ऑक्सीजन फैमिली का है ये, ऑक्सीजन के नीचे आता है। 6। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 6। और नहीं समझ में आता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और देखिए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिख के बताएं हम? नहीं, इतने मेहनती नहीं है हम। 1 2 3 4 5 6 बनाए जा सकते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस बताओ, कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 3। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो हम तीनों को 2 2 बना सकते हैं क्योंकि 6 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बोलो, ये भी तो वही है। स्टेरिक नंबर, सल्फर ने कितने सिग्मा बनाए? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 0 कितना? 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप ट्रायंगुलर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कितने लोग को चमका? ठीक है, HCHO, HCHO। आप 10th पढ़ के आए हैं, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये CHO है। इट इज एन अल्डिहाइड।
ठीक है, अरे बोलो। और ये एक कार्बन का अल्डिहाइड है, तो आप इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, या IUPAC नेम आप इसका लिख सकते हैं मीथेन, और ई हटा के AL लगा देंगे, ये मेथनल है। ठीक है। और 9th 10th के बच्चे जिनको ये सब नहीं पता, आप इस पे मत फोकस करिए, आप इनका स्ट्रक्चर बनाने पे फोकस करिए। स्ट्रक्चर बनाने में कहीं इसका कोई यूज नहीं है ना। ये तो नाम हम बता रहे हैं, जो बच्चे 10th पास कर गए हैं, अगर उनको ये नहीं आता है तो दोबारा 10th पढ़िए। कार्बन एनिड्स कंपाउंड है ना, उसमें आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। बाकी ये नाम का बात है, बाकी आप लोग स्ट्रक्चर बिल्कुल बना सकते हैं इसको लेके। बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कार्बन। ठीक है, बिल्कुल बनेगा। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ठीक है, क्या क्या जोड़ना है? एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं। और कितने हाइड्रोजन है? दोनों कितने कितने बॉन्ड बनाएंगे? एक एक। तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो पूरे हैं, तो कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, और यहाँ क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड कितने लोग को चमका ये? अरे सिंपल सा बात है, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, और दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। तो जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने तो इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं ही, तो आपको कभी भी कुछ दिक्कत नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना। कितने लोग को चमका ये? ठीक है, चलो लिखो स्टेरिक नंबर 3+0। एक सिग्मा और इसमें भी एक सिग्मा एक पाई है। ठीक है, चलो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री, कोई लोन पेयर आया है तो शेप भी क्या होगा? टीपी। बॉन्ड एंगल कितना? नहीं। अब हर बार चीजें आसान ही रहेंगी। इस बार तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि इसी दिन रात के लिए तो इतना पढ़ के आए हैं। अब हम आपको पीछे ले जाना चाहेंगे एक स्टेटमेंट पे। कहाँ गया मेरा वो जादुई स्टेटमेंट? पढ़िए इसको। मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेफर मोर एस कैरेक्टर। मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेफर मोर एस कैरेक्टर। तो बताइए, यहां आपको कहीं मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है? ये वाला जो जगह है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड है इसका मतलब इस वाले यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। ये सारी बातें हम अभी 10 मिनट पहले पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड जितने भी बॉन्ड एंगल्स होंगे वो सब बढ़ जाएंगे रिपल्शन के कारण। तो बताओ, इस डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड कितने बॉन्ड एंगल्स हैं? 2। एक ये वाला और एक ये वाला। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये तो सिंगल सिंगल के बीच का है। क्या इस बार आप तीनों को 120 120 120 बोल पाएंगे? नहीं। ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। ये वाला बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे टोटल तो एंगल उतना ही है। अब मान लो कि ये दोनों रिपेल किए, देखो क्या बताया था, एंगल क्यों बढ़ता है? रिपल्शन के कारण। तो इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड में रिपल्शन हुआ, और इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड में रिपल्शन हुआ, तो यहाँ यहाँ रिपल्शन हुआ ऐसे, तो ये तो नजदीक आ गए ना, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया। मानते हो कि नहीं? अगर हम इस वाले बॉन्ड एंगल को अल्फा बोले तो ये वाला भी अल्फा टाइप का ही होगा। डबल सी एच ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? तो ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। और ये क्या होगा? बीटा, क्योंकि ये अलग टाइप का बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये HCH में बन रहा है और यहाँ सिंगल सिंगल है। बोलो यार। तो ये बॉन्ड एंगल को हम क्या बोले? बीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अल्फा जो है वो 120 से बड़ा होगा, और जो बीटा है वो 120 से छोटा होगा। यहाँ पर कोई भी बॉन्ड एंगल 120 का नहीं मिलेगा। बोलो चमका या नहीं चमका? जल्दी जल्दी कमेंट करो, चमका या नहीं चमका? पक्का?
मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेफर मोर एस कैरेक्टर, इसका मतलब जहां डबल बॉन्ड है वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उनसे एसोसिएटेड जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे? ड्यू टू रिपल्शन। तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये इसको धक्का देगा इधर, ये इसके और इसके बीच में रिपल्शन होगा, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आइडियल बॉन्ड एंगल नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स जो है वो या तो कोई 120 से बड़ा है और या तो 120 से छोटा है। अच्छा तुम हमको बताओ, हम इसको अल्फा बोल रहे हैं तो इसको क्यों अल्फा बोल रहे हैं? हाँ, ये एंगल कैसा है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन या डबल सी सिंगल का, इसका भी डबल सी सिंगल का, तो जैसा ये बॉन्ड है एग्जैक्टली वैसा ही ये बॉन्ड है। तो जितना ये बॉन्ड एंगल होगा उतना ही बॉन्ड एंगल ये होगा, और ये वाला बॉन्ड एंगल अलग होगा क्योंकि ये बॉन्ड एंगल है सिंगल सी सिंगल का। अरे बोलो ना, देखने में ही ये अलग अलग है, तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड एंगल्स होंगे, एक 120 से बड़ा होगा और एक 120 से छोटा होगा। अब आप हमको बताइए कि मल्टीपल बॉन्ड तो इधर भी थे, तो यहां हम क्यों बॉन्ड एंगल 120 लिख रहे हैं? क्योंकि सब में सेम है ना। ये बोलेगा कि हम रिपेल करेंगे, तो ये नहीं बोलेगा कि हम रिपेल करेंगे, ये नहीं बोलेगा कि हम रिपेल करेंगे, तो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि सबका पावर क्या है, सेम। बोलो यार। देखो ये बोलेगा हम मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये भी बोलेगा हम मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये भी बोलेगा मल्टीपल बॉन्ड, तो ये बोलेगा हम दोनों मल्टीपल बॉन्ड है तो हम रिपेल करेंगे। तो जैसे ही ये रिपेल करने लगेगा, ये नजदीक आने लगेगा, तो ये भी बोलेगा अरे हम भी तो मल्टीपल बॉन्ड है, फिर ये रिपेल करने लगेगा, फिर ये रिपेल करने लगेगा, तो सब एक दूसरे के रिपल्शन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। वैसे भी बाबू तुमको ये तीनों आइडेंटिकल नहीं दिख रहे। यहाँ डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड है और दो जगह सिंगल बॉन्ड है। यहाँ तो हर जगह क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये आइडेंटिकल जैसी चीज है, तो इसमें बॉन्ड एंगल 120 ही रहेगा, यहाँ बॉन्ड एंगल 120 नहीं रहेगा। कुछ बॉन्ड एंगल्स 120 से बढ़ गए और कुछ बॉन्ड एंगल 120 से घट गए। कितने लोग को चमका ये, बोलो ना। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो कमेंट करके। ठीक है, चलो। SO3 के बाद अब नंबर है SO2 का। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जो जो सिखा रहे हैं जैसे बनाना, जितने स्ट्रक्चर्स हम यहाँ बनाना सिखा देंगे ना, उससे आप आराम से स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, एटलीस्ट 70-80% तो क्लियर हो जाएगा। और जो 10-20% स्ट्रक्चर्स अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे वो आगे आने वाले इसी चैप्टर में किसी दूसरे टॉपिक में डिस्कस होगा, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर्स है वो किसी दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है? नॉर्मली केमिस्ट्री में कभी भी कोई स्ट्रक्चर बनाने आएगा तो आप इतने से आराम से सीख जाओगे। चलो SO2 के बारे में बताओ, सेंट्रल एटम कौन बनेगा और ऑक्सीजन क्या बनेगा, साइड एटम। तो बाबू ये हो गया आपका सल्फर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी SO3 में बताया कि 6 होते हैं, तो फिर SO2 में तुम मुंह देख रहे हो मेरा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा, ऑक्सीजन कितने जोड़ने हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन में से हम दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन आराम से दो ऑक्सीजन को दे सकते हैं, तो देने के बाद भी मेरे पास एक दो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, अब वो क्या कहा जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, बोलो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और अभी इसके पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, तो दो इसको दे दिया, दो इसको दे दिया, तो टोटल 6 में से कितने यूज हुए, 4। और अभी भी इसके पास क्या हो गए, दो बच गए, दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बच गए जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बने। बॉन्ड बनाने के लिए एटम कहाँ है, कोई और एटम होता, हम बॉन्ड नहीं बनाते, तब ना तुम बोलते सर अभी तो एटम पड़ा है यार, आप बॉन्ड नहीं बना रहे और बोल रहे लोन पे, तो गलत होता। यहाँ पे तो जितने एटम थे सब बॉन्ड बना लिए, सब स्टेबल भी हो गए, और अभी भी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन
बचा। ये पहला ऐसा केस आया है अभी तक जिसके पास एक लोन पेयर है। कोई दिक्कत? चलो स्टेरिक नंबर 2 सिग्मा और एक लोन पेयर 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन लिखते ज्योमेट्री फिक्स, ट्रायंगुलर, प्लेनर, लेकिन अब आएगा शेप। लोन पेयर के आते ही ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होगी। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा चीज है या छोटा चीज? आंख से देख सकते हैं, दिखेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे? नहीं दिखेगा। तो जो दिखेगा नहीं उसको नहीं देखेंगे। बोलो, जो दिखेगा नहीं उसको नहीं देखेंगे। तो तुम हमको बताओ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुमको आंख से दिखेंगे? नहीं, तो इसको नहीं देखेंगे, ढक लो इसको। उसके बाद बताओ कि ये कैसा दिख रहा है? बेंट शेप दिख रहा है, बेंट। अच्छा वी शेप दिख रहा है, वी शेप, है ना, वी दिख रहा है, या इसी का दूसरा नाम होता है बेंट। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो शेप है, या तो आप बोलिए कि ये बेंट शेप है, या नहीं तो आप बोलिए कि ये वी शेप है। कितने लोग को चमका? अरे बहुत आसान है। जो दिखता है वो देखेंगे, या जो नहीं दिखता है उसको नहीं देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आंख से नहीं दिखता। बाबू देखो, अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कृपया करके मत आइए क्लास। और अगर इंटरेस्ट है, पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लखनऊ जाना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए आज आपको कुछ हवा नहीं लग रहा कि हम लोग क्या किए थे। मेरा ऐसा ही होता है क्लास। आप 2 दिन, एक दिन छोड़कर देखिए, हम आपको तारा गिनवा देंगे आंख के सामने, आपको लगेगा कहाँ आ गए, क्या हो रहा है ये। बस यही कारण है। और ये इसी कारण से आपके पढ़ाई में, अब किसी भी, हम इन जनरल सिर्फ तुमको टारगेट करके नहीं बोल रहे, इन जनरल यही रीजन है बच्चों को इंटरेस्ट पढ़ाई में लूज करने का। 3 दिन ऐसा अगर हो जाए तो चौथे दिन से तुमको लगेगा कि क्या ही फायदा है जाके, समझ में तो हमको वैसे भी नहीं आ रहा है। आपके पास तो हम इतना प्रिविलेज देते हैं कि ये सारा चीज हम लोग के यूट्यूब चैनल पे भी जा रहा है, आप छोड़ भी दे तो पढ़ लें। आपसे पहले किसी वाले बैच को नहीं, वंस टॉट कंसिडर फिनिश्ड। आज तो आप एक चीज को 10 बार भी देख सकते हैं, आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये क्लियर हो गया? चलो बॉन्ड एंगल बताओ। फिर हम तुमको वापस लेकर जाना चाहेंगे एक स्टेटमेंट पर। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ लोन पेयर भी है तो आप ऐसा लिख लो, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर प्रेफर मोर एस कैरेक्टर। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे मैंने लोन पेयर भी लिखा है ना कि डबल बॉन्ड और लोन पेयर का लगभग सिमिलर होता है। इसका मतलब लोन पेयर भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर प्रेफर मोर एस कैरेक्टर। कोई दिक्कत? चलिए आइए, यहाँ कहीं लोन पेयर दिख रहा है? क्या हुआ? लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब यहाँ का बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा, है ना। मतलब ये लोन पेयर से एसोसिएटेड जितने भी बॉन्ड एंगल्स होंगे, लोन पेयर से एसोसिएटेड जितने भी बॉन्ड एंगल्स होंगे वो सब क्या होंगे? रिपल्शन के कारण बढ़ जाएंगे। तो बताओ, इसको अल्फा बोले तो ये भी बाबू अल्फा ही होगा, क्योंकि जैसा ये है एग्जैक्टली वैसा ये है। ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बनाया? लोन पेयर सल्फर डबल बॉन्ड, ये भी लोन पेयर सल्फर डबल बॉन्ड, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। और ये अलग है कि नहीं? ये अलग है कि नहीं? तो ये है डबल एस डबल, तो आप इसको क्या बोलोगे? बीटा। अब बताओ कौन 120 से बड़ा और कौन 120 से कम होगा? नहीं, यहां पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचो। यहां कंपैरिजन लोन पेयर में और डबल बॉन्ड में है। अगर देखो, मैंने तो आपको ये बताया है कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों का एस कैरेक्टर लगभग सिमिलर होता है, लगभग सिमिलर होता है। लेकिन यहां पर तो आपको किसी ना किसी को बड़ा और किसी ना किसी, अच्छा तीनों बॉन्ड एंगल 120 तो नहीं होंगे, क्योंकि आइडेंटिकल तीनों नहीं है। तो कोई ना कोई 120 से बड़ा और 120 से छोटा तो होगा। अब तुमको बताओ कि किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होना चाहिए? अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा? थोड़ा सोचो।
बोलो बाबू। तुम बेसिक कॉन्सेप्ट से सोचो। देखो यहाँ पे लोन पेयर है आपके पास, इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन एकदम फ्रीली खुली अवेलेबल है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस फॉर्म में है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड्स के फॉर्म में है ना। तो जो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल हैं, जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, उनमें रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो लोन पेयर का डबल बॉन्ड से परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। लोन पेयर से मल्टीपल डबल बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर कंपैरिजन इन दोनों में आ गया तो, अगर कंपैरिजन इन दोनों में भी आ गया कि नहीं, बताइए ही कि परसेंट लोन पेयर और डबल बॉन्ड में से किसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो लोन पेयर का स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसलिए देखो मैंने वहां पर पीछे इक्वल नहीं लिखा था, क्या लिखा था? अप्रोक्सीमेटली सेम। अप्रोक्सीमेटली सेम का मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे। तो वो थोड़ा बहुत में भी किसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा? लोन पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर बाबू क्या होगा? ज्यादा। तो ये ज्यादा होगा तो ये रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब अल्फा जो है वो 120 से ज्यादा होगा और बीटा जो है वो 120 से कम होगा। लेकिन इस बार डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि ये 120 से बढ़कर 120.3 हो गया, और ये 120 से घट के हो सकता है कि 119.7 हो गया। समझ रहे हो? लेकिन होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, आपसे कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। आपसे हमेशा तो यही पूछा जाएगा कि बताइए कि 120 के बराबर होंगे या नहीं होंगे, कौन 120 से बड़ा होगा और कौन 120 से छोटा होगा। ये कितने लोग को चमका? कोई दिक्कत? अच्छे से देख लो एक बार। नहीं, फिक्स्ड एंगल नहीं निकाल सकते आप, यहाँ पे क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अब घट रहा है तो कितना घट रहा है वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो आप जब उस एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसमें कितना बॉन्ड एंगल है। इतने कॉन्सेप्ट से बस आप इतना बता सकते हैं कि 120 के बराबर होगा या 120 के बराबर नहीं होगा। अब नहीं होगा बराबर तो क्यों, कौन सा 120 से बड़ा होगा और कौन सा 120 से छोटा होगा। कितने लोग को चमक गया ये जल्दी कमेंट करो। है ना, एक दो और तुमको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, रुको। ये देखो, IO2 प्लस और CCl2, कैसे करेंगे इसको? सेंट्रल एटम पहचानो। आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, हम तुमको पूरे पीरियोडिक टेबल के टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बता देते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। These are the top 3 elements of the periodic table in the order of electronegativity. सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, फॉन याद रखना, फॉन, FON, फॉन, है ना। फॉन आपको बताएगा कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। टॉप 3 है ये। ठीक है, तो चलो बताओ। आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के पास? हम्म, बोलो। एक। आयोडीन होते हैं हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले। उनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कल नहीं याद रहा ना सबको तो बहुत मार मारेंगे। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चलो बताओ। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2। तो 7 में से एक ऑक्सीजन 2 ले जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन 2 ले जाएगा, तो टोटल कितने निकल गए? 4। बचा कितना? एक पॉजिटिव है, उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा कितना? 2, मतलब एक लोन पेयर। तो मेरे हिसाब से इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, है ना। और आयोडीन पर आप क्या लिखेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से 2 यहां इस्तेमाल हो गए, 2 यहां इस्तेमाल हो गए, कितने हो गए? 4। 2 यहां दिख रहे हैं, 6, और एक निकल गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। पक्का? तो कितने हो गए टोटल?
मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो सेम ही है एग्जैक्टली तो सारी चीजें आप इसके लिए क्या लिखेंगे? पक्का? चलो ये बताओ CCl2 कार्बन बनेगा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 1। तो एक ये ले जाएगा, एक ये ले जाएगा, तो 4 में से 2 इस्तेमाल होंगे और 2 बच जाएंगे। एक क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये लोन पेयर। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से सारी चीज इसके भी क्या रहेंगी? सेम। ये वाला बॉन्ड एंगल अल्फा होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल अल्फा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? बीटा। अल्फा 120 से बड़ा होगा और बीटा 120 से छोटा होगा। शेप देखना सीखे कि नहीं? ढक लो इसको, जो नहीं दिखता है उसको नहीं देखेंगे। वी शेप या बेंट शेप, यहाँ पे भी वी शेप या बेंट शेप, यहाँ पे भी वी शेप या बेंट शेप। तो यहाँ पर आपका स्टेरिक नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया, स्टेरिक नंबर 3। तो स्टेरिक नंबर 2 आपने कर लिया और स्टेरिक नंबर 3 कर लिया। कल हम लोग स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 6 इनको फुल डिटेल में करेंगे। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से अब तुमको आइडिया लग गया होगा कि तुमको क्या करना है पूरे इस टॉपिक में। ठीक है, और यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जो हम लोग पढ़े हैं वो सब आपको हेल्प करेंगे। बोलो ना यार, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, चलो तो वाइंड अप करें। अच्छे से इसको देख लेना, सारा कोई डाउट है उसमें कोई दिक्कत है तो हम लोग फिर पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छे से पढ़ते रहो बाबू, मजे दम लगा के। आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अलग अलग स्टेरिक नंबर के केसेस करेंगे। कोई दिक्कत? चलो।